हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। मैं भी ठीक हूँ और आज क्लास ले रही हूँ। बहुत दिन से क्लास नहीं हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी ये रेलवे के मैथ्स के PYQs है, नंबर सिस्टम के। रेलवे के सभी एग्जाम्स के हैं, चाहे वो NTPC 12th लेवल हो गया, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो गया, चाहे ALP टेक्नीशियन, JE ग्रुप डी, रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स के 2025 तक के नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो सभी कलेक्ट करे हैं। लगभग 115 क्वेश्चंस हैं जो मेरे को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इनको मैं सॉल्व कराऊंगी। लगभग इसमें 3 क्लास लगेंगी क्योंकि एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है। 115 क्वेश्चन है और PDF आपको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे वैसे वैसे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज पहली क्लास है इसमें। तो अगर आप रेलवे का एग्जाम कोई भी देने वाले हैं, ये क्लास आपके लिए देखना कंपलसरी है अगर आप सीरियस हैं एग्जाम देने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लूंगी और मैं इसे सॉल्व करूंगी। ये नंबर सिस्टम की क्लास है। 4 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी डेली, मतलब डेली का मतलब डेली अब क्लास होगी। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 133 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब 133 के फैक्टर्स की संख्या हमसे पूछिए, गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछिए। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी संख्या अगर हमको दे रखी है, मान लो कोई भी संख्या हमें दे रखी है XYZ, ठीक है ना, मैंने कोई संख्या मान ली, आगे भी हो सकती है कुछ भी संख्या, आगे और भी लिखी हो सकती है। ठीक है ना, कोई संख्या है तो इसको हम तोड़ेंगे अगर, और अगर हम इस संख्या को तोड़ें और ये तोड़ने के बाद अगर हमें प्राप्त हो कि A की पावर P इंटू का B की पावर Q इंटू का R की पावर, कोई संख्या है मान लो XYZ, ठीक है ना, तो ये X कोई संख्या है मान लो क्या XYZ, तो मैंने यहाँ पे लिखा XYZ। या आगे कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, बड़ी भी हो सकती है, दो डिजिट की भी हो सकती है, 3 डिजिट की भी हो सकती है, 4 डिजिट की भी हो सकती है, संख्या है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम अगर हम तोड़ें इसको, तो तोड़ने के बाद अगर हमें A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू R की पावर कोई संख्या है मान लो XYZ, और आगे भी हो सकती है संख्या है वो तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस संख्या को अगर हम तोड़ें और तोड़ने के बाद ये संख्या हमको प्राप्त हो कि A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू C की पावर R, और आगे भी ऐसे तोड़ेंगे तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, इसमें एक कंडीशन है कि ये जो आपका A है ये छोटा होना चाहिए B से और B छोटा होना चाहिए C से, और आगे भी है तो यही वाला चलना चाहिए। ठीक है ना, पहले आपको छोटा वाला, जैसे 2 अगर आ रहा है उसमें तो पहले 2 की पावर लेनी है आपको, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, ऐसा करना है। ठीक है, जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने ये कोई संख्या इसको आपने तोड़ा और आपसे नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछे गए हैं, आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, आपसे पूछे गए हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो क्या आएंगे, वो आएंगे P प्लस का 1 ब्रैकेट बंद करेंगे और Q प्लस का 1, प्लस का बंद करना है बाबा, ब्रैकेट बंद करेंगे, और R प्लस का 1। ठीक है ना, R प्लस का 1, और आगे भी अगर कुछ है तो ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन है कि 133 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, मतलब गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिया 133, इसको हम तोड़ेंगे। अब देखो उसमें 2 तो है नहीं है, 3 है, और उसके बाद 1 बचेगा तो 3 से और कटेगा, मतलब 9 से कटेगा। ये 9 का मतलब है कि 3 की पावर 2 लगा सकते हैं, और 9 से अगर मैं इसको काटूंगी तो 9 तिया 27 और 6 बचेगा, 9 7 63। ठीक है, तो 37 की पावर 1 लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया आपको कि ये जो हमारी पावर दे रखी है इनमें 1 प्लस करके मल्टीपल कर देना है। तो 2 प्लस का 1 इंटू का 1 प्लस का 1, क्योंकि 37 की पावर 1 है हमारे पास ओनली, तो ये 3 दूनी 6, ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टर्स इसके निकलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फॉर्मूले भी साथ साथ आपको लिखवाते हुए चलूंगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब हमारे पास है 4200,
4200 को अगर मैं तोड़ूं तो ये टूटेगा। अब देखो 100 है लास्ट में, तो 25 चौका 100 तो आएगा ही, 4 है और ये है 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 6 में भी 2 आएगा, मतलब 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 6 सत्ते 42 हो तो 3 की पावर 1 भी आएगा, इंटू 25 चौका 100 किया था, तो 25 का मतलब है हमारा कि 5 की पावर हमारे पास 2 भी आएगा, ठीक है ना। 5 की पावर 2 आएगा और फिर 7 बचेगा लास्ट में, 7 की पावर 1 आएगा। ये हमारा टूटेगा, ठीक है। तोड़ना समझते हैं ना, इसको तोड़ लेना है इसको। अगर ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हैं तो ऐसे तोड़ना है इसको। 4200 लिखा हमने यहाँ पर, और इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ना। सबसे पहले जिस छोटी वाली संख्या, ओके, ऐसे नहीं है कि ये 5 से कट रही है तो मैं सबसे पहले 5 से काट दूं, नको, ऐसे नहीं। सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, डबल जीरो चिपका लेना यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटोगे तो 2 धाए 20 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 से फिर से 2 से काटो, जब तक 2 से कटेगी तब तक 2 से ही काटनी है आपको। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर ठीक है। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगी, अब ये 3 से कटेगी तो 3 से काटो इसको, ठीक है। अब इसे 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 एकन 3, 2 बचेगा यहाँ पर, 7 21 और फिर 5 15। फिर ये 7 5 12 13, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से काट दो, ठीक है ना। अब किससे काट दो, से 5 से काट दो। 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 25, और अभी भी 5 से कटेगा एक बार और, तो एक बार और 5 से काटो इसको, तो 5 सत्ते 35। अब से वो 7 से काटोगे, नीचे जगह नहीं, 7 से काट के जो कट रहे संख्या तब तक काटनी है। अब यहाँ 7 7 आ गया, काटो ना काटो कोई दिक्कत नहीं, 7 हमें इधर ले लेना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, मैं लिख सकती हूँ, ये मेरे पास 2 कितने बार आया, 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। इंटू का 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1 लिख सकती हूँ। 5 हमारे पास 2 बार आया है तो 5 की पावर 2 लिख सकती हूँ। और 7 हमारे पास एक बार आया, अब देखो 7 बचा है, यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे रहने दिया, तो 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इसको ऐसे तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ना कंपलसरी है, इसे छोड़ नहीं सकते। तो इसको हम, अब हमसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 3 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1, ओके। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 2। तो ये 4 4 चौक 16 तिया 48, ये आपका आंसर होगा। 48 नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे इसके, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप करेंगे ना कि संख्या 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो आप पगला जाएंगे निकालते निकालते, समझ रहे ना। तो ये ट्रिक जो हमने आपको बताई है इसे आपने याद कर लेना है, ओके। इस संख्या को तोड़ने में आपको प्रॉब्लम हो तो ऐसे इसको तोड़ लेना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। बाकी मैंने बेसिक से भी इसको सिलेबस में कराया है। जैसे कि कोई संख्या है, मैंने मान लिया कि 12 है, ठीक है। तो 12 के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए तो ये संख्या 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी और आपके उसके बाद 12 से ही कटेगी, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करी जाए तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। लेकिन ऐसे आप इसके नहीं निकाल सकते हो, इसके निकालोगे तो 48 तक कहीं ना कहीं भूल ही जाओगे आप, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है। ये जो मैंने आपको ट्रिक या फॉर्मूला जो भी कह लो आप लिखवाया है, इसे आपने याद रखना है। अब देखो 12 के लिए तोड़ोगे तो ये हमारे पास 4 तिया 12, ठीक है। 4 का मतलब है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो ये 3 दूनी 6। ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट जल्दी से। और ऐसे करना चाहो, ऐसे छोटी संख्या तो ऐसे कर लेंगे हम, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं कर सकते ना, इसलिए आपने ये चीज सीखनी है, ठीक है। इसे हटा देती हूँ, समझा दिया है मैंने आपको। इसको भी रहने देती हूँ कि अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लें। यहाँ से इसको भी सॉल्व कर देती हूँ। 3 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 2 3 2 आ जाएगा, मतलब 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने इधर वाला सॉल्व किया है, ये ऊपर वाला सॉल्व कर दिया है। अभी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए
2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम है, मतलब इवन फैक्टर्स हमसे पूछे हैं। तो इवन फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे मैंने कोई संख्या मान ली क्या, x y z, और आगे भी कोई संख्या हो सकती है, और जब मैंने इसको तोड़ा तो तोड़ने पर मेरे को a की पावर p इंटू का b की पावर, इसको हटाओ, a की पावर p इंटू का b की पावर q इंटू का c की पावर r, ऐसे है। और कंडीशन क्या थी कि a छोटा होना चाहिए b से, b छोटा होना चाहिए c से, और आगे भी यही कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो मेरे को इसमें नंबर ऑफ फैक्टर तो मैंने बता दिया, फिर भी लिख देती हूँ। अगर मेरे को पूछे जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे p प्लस का 1, q प्लस का 1 और r प्लस का 1, और ऐसे आगे भी चलते रहेंगे। अब अगर मेरे से इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मतलब सम, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, मैं आपको साथ साथ ये फॉर्मूले भी लिखवाते चल रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मेरे से इवन फैक्टर्स पूछे गए हैं तो p में कुछ भी ऐड नहीं करना है, p को p ही रहने देना है, उसके बाद आपको ऐड करके करते हुए चलना है, ठीक है ना, ये ऐसे। और अगर हमसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछे गए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, अब p को छोड़ना है, q प्लस का 1 और r प्लस का 1, और आगे ऐसे है तो आगे और भी ले लेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये आपने 3 फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं। अब मेरे को इसमें क्या पूछा है, मेरे को पूछा है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सम मतलब इवन, इवन फैक्टर की संख्या। अब ये संख्या है कोई टूटी हुई तो पहले से ही है, तो तोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट करना है। तो 2 की पावर 7 को, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, 7 को 7 ही रहने देना है, और 4 में ऐड करेंगे 1 तो 5 हो जाएगा। मैं लिखती चलती हूँ, तरीके से लिखती हूँ, 7 को 7 रहना है, 4 प्लस 1 करना है, फिर 3 प्लस 1 करना है, और 7 की पावर 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 करना है, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू का 5 इंटू का 4 इंटू का 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 और 7 चौक 28, 280। ये आपके इवन फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, ठीक है, 280 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इवन फैक्टर्स सबसे पूछेंगे तो इवन फैक्टर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, मैंने बहुत बेसिक से आपको सिलेबस में कराया है, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार देख लेना उसको अच्छे से, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। 120 के ऑड और इवन फैक्टर्स हमसे पूछे हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर 120, और 120 को सबसे पहले हमें तोड़ना है, ठीक है ना। तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 पंजे 120 है, ठीक है ना, 24 पंजे 120 है। 24 का मतलब होता है कि 8 24, अब 8 है तो 2 की पावर 3 तो आएगा ही, और 3 की पावर 1 भी आएगा, और 24 पंजे है तो 5 की पावर 1 भी आएगा। ये मैंने तोड़ दिया इसको, ठीक है, मैंने तोड़ दिया इसको 120 को। अब मेरे से सबसे पहले ऑड पूछा है, तो ऑड फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो ऑड में मेरे को ये छोड़ना है, तो 1 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1 लेना है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब इवन फैक्टर्स अगर मेरे को निकालना है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, 3 का 3 रखना है, और ये 1 प्लस का 1, 3 का 3 रखना है मेरे को, और ये 1 प्लस का 1 और 1 प्लस का 1, मतलब कि 4 तिया 12, ये आ जाएगा। तो ऑड और इवन 4 और 12, 12 और 4 भी ऑप्शन में, ये नहीं करना है, 4 और 12 ये लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमसे ऑड और इवन पूछा है। पहले इवन दिया मैं क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर टिक करना है, आंसर दोनों जगह सेम है, मतलब 12 और 4 पलट दोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है, जो चीज हमसे पहले पूछी गई है उसे पहले लगाना। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं हमें लेनी है। तो इसमें आपको फैक्टर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे आपको तरीके से ही करना पड़ेगा। तो ये जो आपका 256 है, ये किस किस से कटेगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर हम लें
तो ये कटेगा 1 से, एक एक पूर्ण वर्ग संख्या रहती है हमेशा, ठीक है ना। फिर 4 से भी कटेगा, फिर 16 से भी कटेगा, और उसके बाद 64, हाँ 64 से भी कटेगा, और उसके बाद ये 256 से ही कटेगा, 256 से ही कटेगा उसके बाद, है ना। तो 5 आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद आपका 64 बनेगा, 64 के बाद आपका 256 ही बनेगा, बीच में तो कुछ किसी से और कटेगा नहीं, 64 के बाद इस 256 से ही कटेगा। तो 5 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे पूर्ण वर्ग वाले, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, कुछ भी समझ में नहीं आए तो डाउट ग्रुप पे जाएंगे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप बना रखा है, वहां आप पूछ सकते हैं अपना जो भी डाउट है आपका। 156 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, गुणनखंडों का योग। अब ये भी सीखना है आपने। तो ये है 156। अब इसको मैं आपको तोड़ के मेरे को बताना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा चलो मैं पहले समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर एबीसी से समझा पाती हूँ तो मैंने कहा कि कोई भी संख्या x, y, z या आगे कितनी भी डिजिट की हो सकती है, और जब मैंने इसको तोड़ा तो मुझे मिला a की पावर p इंटू का b की पावर q इंटू का c की पावर r, और कंडीशन ये है कि a छोटा होना चाहिए b से, b छोटा होना चाहिए c से, और ऐसे ही कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। मेरे से पूछा है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना, मतलब कि गुणनखंडों का योग मेरे से पूछा है, तो मुझे चाहिए सम ऑफ फैक्टर्स। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि अगर मैंने इसको तोड़ा a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, तो हमें क्या करना है, ये जो आपका a की पावर p है, ठीक है ना, a की पावर p है, तो इसको शुरू करना है कहाँ से, 0 से, a की पावर 0 प्लस का a की पावर 1, ठीक है ना, प्लस का a की पावर 1 प्लस का a की पावर 2, और इसे कहाँ तक लेके जाना है, a की पावर p तक लेकर के जाना है, ठीक है ना, 0 से शुरू करके ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? इनटू का ऐसे ही इसको b के साथ करेंगे हम कि b की पावर 0 प्लस का b की पावर 1 प्लस का b की पावर 2, और कहाँ तक लेके जाना है, b की पावर q तक। समझ रहे? इनटू का ऐसे ही c के साथ करेंगे कि c की पावर 0 प्लस का c की पावर 1 प्लस का c की पावर 2, और कहाँ तक लेके जाना है, c की पावर r तक। ओके, ये आपके और भी आगे है तो और भी आगे से करेंगे। ये आपका सम ऑफ फैक्टर्स आएगा, गुणनखंडों का योग। तो ये संख्या जो मेरे को दे रखी है 156, संख्या क्या है मेरे पास में, 156, और 156 को जब हम तोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी 3 से कटेगी, ठीक है ना, 3 से ही कटेगी, और 3 से, 2 से भी, 4 से भी कटेगी। 4 से अगर मैं काटूँ इसको तो 4 तिया 12, 4 नेम 36, 4 तिया 12, 4 नेम 36, 39, और 13 तिया 39, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ऐसे टूटेगी, ठीक है ना, ऐसे टूटेगी। ये है 4 तिया 12, 3, और उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 4 नेम 36, मतलब 39, 39, 13 तिया 39 होता है, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 आ जाएगी। ओके, अब मेरे से जो पूछा है सम ऑफ फैक्टर्स, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहाँ तक लेंगे हम। फिर 3 की पावर 0 और प्लस का 3 की पावर 1 प्लस इंटू का 13 की पावर 0 और प्लस 13 की पावर 1 तक है तो 1 तक ही लेंगे। अब इसको इधर ले लेती हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं रहेगा। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 6, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो इसका मतलब होता है 1। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये लिखा है कि x की पावर 0, इसका मतलब x की पावर कुछ भी ले लो n, और ये बटे में x की पावर n रहा होगा, तो बटे में जब डिवाइड में कोई संख्या होती है ना तो पावर माइनस में चली जाती है, तो मैं x की पावर n माइनस के n लिख सकती हूँ, तो x की पावर 0 आ जाएगा। अगर मेरे को ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर ही काट देना, तो ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो हम उसे
1 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो ये मेरे पास 6 और 1 7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। मल्टीपल करेंगे, ये 3 और 1 4 आ जाएगा। मल्टीपल करेंगे और ये 13 और 1 14 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब 14 चौका 56 और 7 छिक्के 42, 2 आएगा लास्ट में, 392 बनेंगे। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 392 नंबर ऑफ, नहीं, सम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का जो सम होगा वो होगा 392। आप कर लो ऐसे, ठीक है। 14 चौका 56 मैंने किया, ये इंटू का 7 से मल्टीपल कर लो। 7 पन्ना 35 और ये 7 छिक्के 42, तो ये कितना आ जाएगा? 392। ओके, ऐसे फटाफट से कर लेना है। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना बाबा। एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे, मैं नहीं बैठी होंगी, तो कैलकुलेशन करना सीखना। हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है कि मैम ही कैलकुलेशन करके दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता है। एसएससी बहुत खतरनाक हो गई आजकल, तो अपना अच्छे से कर लो जो भी है, मतलब चीजें, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लो, एग्जाम पे टाइम से पहुंच जाओ। क्योंकि वहां का भी माउस खराब मिलेगा, सिस्टम खराब मिलेगा, है ना। मतलब मेरा भी कुछ कहने का मन कर रहा है, बट मैं कुछ कहूंगी नहीं। मतलब ठीक है, अब जो भी कर रहे हैं बच्चों के इमोशंस के साथ, उनके करियर के साथ, उनके फ्यूचर के साथ लोग जानबूझ के खेल रहे हैं, क्या ही कहा जाए, है ना। अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, साथ में कोई भी एक बैकअप प्लान लेके चलो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। तैयारी करोगे दिल से तो जॉब लगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, लेकिन अपना कोई एक बैकअप प्लान भी लेके चलना है कि दिमाग है हमारा, कब पता नहीं दूसरे हमारे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा टाइम तक व्यक्ति फेस नहीं कर पाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि छोड़ने का मन करता है कि छोड़ ही दो सब, कुछ और करते हैं। तो कुछ और के लिए पहले से ही अपना बैकअप प्लान लेके चलो, ठीक है। क्योंकि एसएससी से तो मेरा पूरा भरोसा उठ गया है। बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा ठीक है, तो बैंक की कोई जॉब टाइम से वैकेंसी भी आ जाती हैं और जॉब भी टाइम से लग जाती है। बैंक के मामले में मैं इतनी धांधलेबाजी नहीं सुनती हूँ जितना मेरे को एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स में, लेखपाल के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है आपके लिए, उसमें आपके लिए एक पोस्ट अच्छे से मिल जाएगी। बाकी अदर एग्जाम्स में भी, बट अदर एग्जाम्स में क्या चल रहा है ना, आजकल जो चीज़ें चल रही है वो मेरे समझ से बाहर चल रही है। टीचर्स को उठा करके ले जा रहे हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। इधर आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बातों में लग जाएंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 के कितने गुणनखंड विषम संख्याएं, ये हमसे कहा जा रहा है। कितने गुणनखंड विषम संख्याएं हैं, मतलब मेरे को ऑड फैक्टर्स पूछे हैं। ऑड के लिए मेरे को 2 की पावर 9 को छोड़ देना है, तो 5 की पावर 3 की पावर 5 में 1 ऐड करना है, और उसके बाद 4 में मेरे को 1 ऐड करना है, और उसके बाद 7 की पावर 6 है तो 6 में मेरे को 1 ऐड करना है। ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू का 5 इंटू का 7, तो ये 56 30 और 7 21 210, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 210। कर पाएंगे? फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। मेरी आईज में है ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। इस विषम गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी है, अभाज्य संख्याएं कितने गुणनखंड। अब जितने भी गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होते हैं, सारे प्राइम नंबर में ही तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको संख्याएं कितनी, किस किस से टूट रहा था ये जो आपका 420 है, ये अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये है हमारा 7 पन्ना 7 छिक्के 42, 42 और 5 दूनी 10, और छिक्के में भी 2 है तो 5 दूनी 10 में भी 2 है, मतलब कि 2 की पावर तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 की पावर 1 आ जाएगा, और 5 की पावर भी 1 आ जाएगा, और उसके बाद 7 की पावर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने संख्याएं भाज्य? 4 संख्याएं, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स नहीं पूछा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी नहीं पूछा है हमसे। ये 4 आपका आंसर होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? ये जो संख्याएं हैं, ये 2 3 5 7 ये पूछी है गुणनखंड अभाज्य संख्याएं, तो सभी अभाज्य ही संख्याएं। प्राइम नंबर में तो हम तोड़ते हैं, जब तक तोड़ते रहते हैं, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक तोड़ते रहते हैं। तो ये सभी संख्याएं प्राइम नंबर से, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2 सबसे छोटी इवन संख्या है जो प्राइम है, ठीक है ना। चलिए
इवन भी सबसे छोटी भी प्राइम संख्या, अगर सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछा जाए 2 है, इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2 है। ठीक है, चलिए 16 की पावर 7 इंटू 27 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9 के गुणनखंड का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल अभाज्य गुणनखंड इसमें हमसे पूछा है, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी है, ठीक है ना। कुल अभाज्य गुणनखंड कितना है, मतलब 2 की पावर 16 की पावर 7 है तो 16 16 16 16 कितने बार आया होगा ऐसे। अब 16 है ना, 16 को तोड़ेंगे ना हम, प्राइम नंबर पे लेके जाएंगे, तो इसको मैं क्या ले सकती हूँ, 2 की पावर 4 7 चौक 28, इसको मैं ले सकती हूँ 2 की पावर 28, लिख सकती हूँ या नहीं, समझ में आ रहा है ना। या फिर मैं अपना रामायण गाते चल रही हूँ, समझना भी है, मैं अपनी रामायण गाते चलूंगी, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको मैं 2, ये 16 है, 16 को मैं ले सकती हूँ 2 की पावर 4, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 7 7, तो 7 चौक 28 आ जाएगा। इतना तो समझ में आता होगा ना, फिर दे रखा है आप लोगों ने, नहीं भी दे रखा है तो वही मैं समझाते चलती हूँ, क्योंकि बाकी के बच्चे भी देखेंगे क्लास। तो मैंने कहा यहाँ पर इसको हटा के फिर से मेरे को लाइन बनानी पड़ेगी, इधर लेके आती हूँ। मैंने कहा इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 की पावर 7, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9 ही है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब 7 चौक 28, यहाँ पे 2 की पावर 28, अब तो समझ में आ रहा होगा, इंटू 3 की पावर 6 तिया 18, 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 9। तो ये जो 5 है कितने बार आया होगा, 9 बार, 3 18 बार, 2 28 बार, तो ये कितने कितने बार आया, ये हमसे पूछा है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 28 प्लस का 18 प्लस का 9। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, तब आंसर को सॉल्व करके टिक करना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 30 हो गया, 40 46 46 और ये कितना हो जाएगा 55। 55 आपका क्या होगा, आंसर होगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड सभी अभाज्य ही होते हैं, प्राइम नंबर्स ही होते हैं, जब तोड़ते हैं तो प्राइम नंबर्स में ही टूटता है सब कुछ, ठीक है। तो वो कितने कितने बार आए हैं, 2 कितनी बार आया होगा, 3 कितनी बार आया होगा, 5 कितनी बार आया होगा, तो ऐसे हमसे पूछा है। तो ये 28 बार, ये 18 बार, ये 9 बार ऐसे आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि n इज इक्वल टू 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस के 12 है, तो n का सबसे बड़ा प्राथमिक गुणनखंड क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा इसका, ये हमसे कहा जा रहा है। तो n बराबर मैं यहां से 3 की पावर 12 बाहर ले लेती हूँ, ठीक है ना। 3 की पावर 12 अगर मैंने बाहर ले लिया, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा मेरे पास, ठीक है, और माइनस के 12 ये बचेगा। अब यहां से मैंने 3 की पावर 12 को 12 ही रहने देती हूँ, और इंटू का 9 और 3 12 माइनस के 12 ये आ जाएगा, ठीक है। ये n बराबर चल रहा है, इसको मैं 12 अगर मैं बाहर ले लूँ यहाँ से, तो मेरे पास 3 की पावर 12 और माइनस का 1 ये बचेगा। बचेगा या नहीं, आप कहोगे यस मैम यही बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 12 और ब्रैकेट में यहाँ भी 12 लगा सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 3 की पावर 6 और a प्लस बी और a माइनस बी में अगर मैं तोड़ू इसको, तो 3 की पावर 6 और प्लस का 1 और 3 की पावर 6 माइनस का 1, ऐसे तोड़ सकती हूँ, इसको तोड़ सकती हूँ ना। अरे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो 3 की पावर 6 का मैं स्क्वायर कर दूं और 1 की पावर 6 का मैं स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ में 12 लगा लूं, कोई फर्क पड़ेगा, एक पे कितनी पावर लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। अगर आपको ऐसे कहीं लिखा दिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ये इसका मतलब होता है। तो मैंने इसको इसमें तोड़ दिया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में। अब इसे हटा दूं मैं इधर से,
क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, ये मैंने आपको समझा दिया है इधर। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये n के बराबर चल रही हैं चीजें, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, n इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू का 3 की पावर 6 है, मतलब कि ये आपका 3 की पावर 3 करूँ 27, और उसके बाद स्क्वायर 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, और एक 730 आ जाएगा। 730 इंटू का माइनस 1 करेंगे 729 में से तो 728 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729। मैंने कैसे करा, मैंने ऐसे कर लिया, इसको तोड़ लिया मैंने। 3 की पावर मैंने कितनी करी 3, और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया ये, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, फिर 27 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि 729। ऐसे तोड़ना है आपने, तोड़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, तोड़ना सीखना पड़ेगा। फिर 3 की पावर 6 नहीं तो याद नहीं कर पाओगे ऐसे, है ना, तो तोड़ लेना है ऐसे। मेरे को भी ऐसे याद थोड़ी होता है कि अभी 3 की पावर 9 लगा देगा तो मेरे को याद थोड़ी रहेगा, तो फिर 27 का क्यों करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चीजें हमें करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना, तोड़नी पड़ती है। तो इसमें मेरे को सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है। सबसे बड़ा क्या होगा, आप देखो 12 तो होगा नहीं, 73 होगा, ठीक है ना। 12 में तो 4 है 12, 3 और 2 की पावर बनेगी 2, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास 73 इंटू का 10, तो 73 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही बड़े गुणनखंड टूटते हैं तो 73 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 79 तो है नहीं, और सबसे बड़ा 73, 70 ऑप्शन पे भी जाएंगे 73, 79 दे रखा है, तो चेक करके देख सकते हैं आप। ओके, तो 79 तो है नहीं कहीं भी, तो 73 है, 73 इसमें इंक्लूड है, तो ये 73 सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा इसमें। ओके जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के ही आंसर को टिक करना है, हवा हवा में कुछ भी करके नहीं आ जाना है। चलिए, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, ये हमसे कहा जा रहा है, मतलब कि भाज्य संख्या कौन सी नहीं है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं जो 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, मतलब 1 से और खुद से डिवाइड होने के अलावा भी और संख्याओं से डिवाइड हो, जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका कंपोजिट संख्या। अब हमसे कौन सी संख्या नहीं है ये पूछा है, कौन सी संख्या नहीं है, तो ये तो आपकी डिवाइड हो रही है किससे, 19 इंटू 11, ठीक है ना। ये है आपका 11 एकन 11, और 11 से काटे फिर तो 19 बार कटेगा, ठीक है ना, तो ये आपका 19 इंटू 11 हो गया। इसको अगर मैं लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 नेम 63, तो ये 7 इंटू का 7 दूनी 14 और 7 नेम 63, ठीक है, 29 इंटू 7 है। और इसको अगर मैं लूँ तो ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 23 इंटू 7 है, तो फिर ये वाली बचेगी, ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं है। 109 क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब कि हमसे यही पूछा है कि संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 109 आपका आंसर होगा। चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई आप ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस, हाँ ट्रिक भी होती है एक, अगर आप ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हैं तो ट्रिक भी होती है कि अगर आपको प्राइम नंबर पता करना है, जैसे कि 109 हमारे पास क्या था, प्राइम नंबर था, ठीक है ना, तो ये संख्या किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है, तो ये आती है आपके 10 के स्क्वायर के बीच में और 11 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है ना। इसके बीच में 10 का स्क्वायर करके 100 आएगा, 11 का करेंगे 130 आएगा, तो छोटे वाली संख्या ले लेनी है। इससे छोटे सभी प्राइम नंबर लिख लेने हैं आप, इससे छोटे सभी क्या लिखना है, प्राइम नंबर लिखने हैं। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर खत्म, ठीक है। अब ये संख्या 2 से कटेगी क्या, नहीं। 3 से कटेगी क्या, नहीं। 5 से कटेगी क्या, नहीं। 7 से कटेगी क्या, 7 के साथ 3 बचेगा, 39 नहीं कटता, 7 से नहीं कटेगी, तो दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। अभी चेक करना सीखे आप, अगर आपको प्राइम नंबर निकालना है तो कैसे पता करोगे, ये जो कोई भी संख्या है उसको किसी भी संख्या के स्क्वायर के पास में ले, दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में लेके आना है। जैसे कि 109 है, ये 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या लेनी है और उससे छोटे से भी प्राइम नंबर लिख लेने हैं, और प्राइम नंबर से संख्या को डिवाइड करके देख लेना है। अगर किसी भी संख्या से ये डिवाइड हो जाती है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, फिर ये कंपोजिट नंबर होगा। अगर ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है तो फिर ये प्राइम नंबर कहलाएगी, ठीक है। चलिए इसको हटा दो, ये जो मैंने बना दिया है रहने देते हैं, चलो आपको समझ में आएंगी चीजें, रहने देते हैं।
निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है ना। कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी, ठीक है। तो कॉमन नहीं है ये 7 चौक 28 और 9 9 81, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो तो 3 और 3 चौक 12, 3 27, 3 3 कॉमन आ जाएगा, ये नहीं होगा। ये 7 21 और 7 21, 7 कॉमन है, 7 21 और 7 8 56, ये भी कॉमन नहीं होगा। ये आपका इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4 9 36 और 4 15 20, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर का होता है, को प्राइम नंबर होते हैं कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, दो ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। इनका एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम दोनों संख्याओं का मल्टीपल आता है, और एचसीएफ की बात करेंगे तो हमेशा 1 आता है, ठीक है, को प्राइम नंबर का। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम हो, ये एक प्राइम और एक आपका कंपोजिट भी हो सकती है, और दोनों कंपोजिट संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। दोनों कंपोजिट संख्याएं, ये बस उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। परिमेय संख्या है मतलब अगर कोई संख्या हमें रूट के अंदर दे रखी है, वर्गमूल, ठीक है ना। अगर कोई संख्या हमें मान लो एबीसी ये दे रखी है, बाहर दे रखी है, तो ये एग्जैक्ट संख्या बाहर आ जानी चाहिए, ठीक है ना। एग्जैक्ट संख्या बाहर आ जानी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट बाहर आ जानी चाहिए। अब देखो, रूट के अंदर 136 ले जाओगे तो एग्जैक्ट बाहर नहीं आएगी, 128 भी नहीं आएगी, 120 भी नहीं आएगी, क्या आएगी? केवल 144। 144 को अगर मैं रूट के अंदर रखूं तो ये कितना आ जाएगा बाहर? 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? परिमेय संख्या मतलब आपका जैसे अपरिमेय संख्या हो गई, वो संख्याएं जो रूट के अंदर हैं, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, उनका पॉइंट पॉइंट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो हो जाती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि ये संख्याएं, इनकी वैल्यू निकलेगी रूट से बाहर, लेकिन वो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लगभग में चलेगी, मतलब कि अप्रोक्सीमेट में वैल्यू हम मान के चलते हैं, ठीक है। चल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसका मतलब रूट से पूरी की पूरी बाहर आनी चाहिए। अब रूट से पूरी की पूरी बाहर कब आएगी? अब देखो, कोई भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आता है। तो रूट के अंदर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो संख्या अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 2 है, तो ये आपका गया और ये आपका गया। पाई जो है वो हमेशा अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। पाई का जो मान होता है, जैसे पाई है ये भी अपरिमेय में आता है, तो ये संख्या आपका आंसर बचेगी। मैं पाई के बारे में समझा देती हूँ। ये हमारे पास पाई और ये हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, ठीक है। और एक 3.14 भी होता है, केवल 3.14 तक लेंगे तो पर में, और इसके बाद भी चलता चलता रहता है ये, समझ रहे हो ना। तो केवल 22/7 की अगर हम बात करें तो ये पाई जो होती है ये होती है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये किस में आती है? ये आती है इरेशनल नंबर में, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये आती है रेशनल नंबर में, 22/7। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो संख्या है जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके। तो 22/7 को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, इसको आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि पाई का जो मान है ना, ये जो 22/7 है, ये जो हमने लिया है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 3.14 कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, समझ रहे हो। इसलिए पाई जो है इरेशनल नंबर में काउंट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे डाला है, तो अगर आपको नहीं पता होता तो आप पाई में चुपका के आ जाते, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब कि रूट से एग्जैक्ट संख्या बाहर आनी चाहिए। अब देखो, क्यू रूट के 2 है, क्या बाहर आएगा? एग्जैक्ट नहीं। क्यू रूट के 8 है, यस बाहर आएगा, 2 का क्यू है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये क्यू रूट के 8 जो संख्या है, मैं इसको लिख सकती हूँ क्यू रूट के 2 की पावर क्यू, 2 का क्यू लगा सकती हूँ। अब क्यू से ये क्यू रूट हट जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा लास्ट में, बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या एग्जैक्ट बाहर आ रही है। अब क्यू रूट के 4 है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यू रूट के 12 भी एग्जैक्ट बाहर नहीं आएगी। रूट से एग्जैक्ट संख्या बाहर आनी चाहिए, साफ सुथरी एकदम से, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? सभी अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती है, ठीक है ना। क्या होती है? रियल नंबर होती है।
सबसे पहले होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर इमेजिनरी नंबर को खत्म करते हैं, रियल नंबर को दो पार्ट में तोड़ते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये टेबल पूरी आपको याद होनी चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये टेबल है, ये पूरी आपको याद होनी चाहिए। संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में तोड़ते हैं, रियल और इमेजिनरी। फिर रियल नंबर को भी दो पार्ट में तोड़ते हैं, रेशनल और इरेशनल। फिर इरेशनल को छोड़ देते हैं, रेशनल को दो पार्ट में तोड़ते हैं हम, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। फिर फ्रैक्शन का पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन। इंटीजर्स को तोड़ते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे। फिर इनको अलग अलग तोड़ेंगे हम। नेचुरल नंबर को हम इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये पूछा गया है कि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या है। सभी अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती है, मतलब वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले ले। कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? और हाँ, ये क्वेश्चन है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग टाइप हो गया है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर का हिंदी में है और इधर नीचे इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे कर लेना, आप समझ लेना थोड़ा सा। इतने बड़े तो आप हैं, इतने समझदार भी हैं कि इतना समझ पाए। ऐसे बच्चे बच्चे वाली हरकत नहीं करनी। ठीक है, चलिए, ये आपका याद कर लेना। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। सबसे दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 11। और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 97। ठीक है ना, 100 तक हमें जाना है, 10 से लेकर के 100 तक, 99 तक जाना है, दो अंकों तक। ठीक है, तो 100 तो वैसे प्राइम नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं। तो मेरे को क्या पूछा है? इनका डिफरेंस पूछा है, अंतर। तो अंतर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 86 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा 6 और 9 में से 1 जाएगा 8। ऐसे ऐसे बच्चों वाले काम नहीं करने हैं। चलिए, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? और संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, ये आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो एक से भी कटती है, स्वयं से भी कटती है और अदर संख्याओं से भी डिवाइड होती है। केवल एक से और स्वयं से डिवाइड होती है तो वो प्राइम नंबर होता है। चलिए, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 और 7 के बीच में आने वाली बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी तो अनंत इसका आंसर होगा। ठीक है, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 5 के बाद में बहुत कुछ आ सकता है बाबा। 5.1 भी लिख सकते हैं, इसे पिवट क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, बस इतनी सी शर्त है हमारे पास। 5.2 भी लिख सकते हैं, 5.00001 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, एनीवे। ठीक है ना, तो अनंत संख्याएं बनेंगी। लिखते लिखते पागल हो जाओगे, लिख नहीं पाओगे, इसलिए ऐसे याद रखना है। चलिए, रूट के 2 और रूट के 3 का गुणनफल क्या होगा? अब देखो, रूट के 2 है हमारे पास और इसका मल्टीपल करना है रूट के 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? रूट के 6 आ जाएगा। रूट के 6 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये बाहर एग्जैक्ट संख्या नहीं निकलेगी। अब ये इरेशनल नंबर है तो अपरिमेय, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इधर लगाएंगे इंग्लिश में तो रेशनल नंबर। चलिए, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याएं, हमसे बोला है कि 50 लेना है, नहीं लेना है, 60 लेना है, नहीं लेना है, इनके बीच की अभाज्य संख्याएं लेनी है। इनके बीच की क्या लेना है? प्राइम नंबर हमको लेने हैं। कितना आ जाएगा? एक तो 53 आ जाएगा और एक 59 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 112 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। हमसे ऐड करवाना पूछा है सब। ठीक है ना, योग ज्ञात कीजिए, तो 112 आपका आंसर हो जाएगा। 112 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ललवर सवाल आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन अभी क्या है ना, कुछ फ्रेशर बच्चे भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की क्लास है, तो सारी चीज़ें मेरे को बताते हुए चलनी पड़ेंगी इसमें, इस वाली क्लास में। तो
पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याएं, 8 संख्याएं लिखेंगे हम यहाँ पे, दो लेंगे, विषम विषम है तो दो नहीं ले सकते, ठीक है ना। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का, ये भी ध्यान रखना है। तो दो नहीं ले, दो भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन दो नहीं ले सकते क्योंकि हमसे और बोल दिया है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया, और उसके बाद आपका 23 हो गया। 8 पूछे है ना, तो 8 हमारे पास ये संख्याएं हो गई हैं। अब इसका मेरे से क्या पूछा है, योगफल पूछा है, सम करना है। तो 17 और ये कितना हो जाएगा आपका 40, 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 8 98, ये आपका आंसर होगा 98, ठीक है ना। 98, वैसे ऑप्शन से भी जा सकते थे, 2 ऑप्शन आप काट सकते थे, 75 और 77, ये नहीं होता, ये नहीं होता, काट सकते थे, ठीक है ना। फिर 2 बचते हैं आपके, फिर आपने करना ही पड़ता क्योंकि नियर बाई में थे ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़े जी। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैंने आपको बोल रखा है, पूछ लेने का है, ठीक है। शर्माना नहीं है, पढ़ाई के मामले में शर्माते नहीं है। मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी सी लग रही है तो मैं पसीना पहुँच लेती हूँ, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। एक हैंकी लेना पड़ेगा मुझे, मेरा हैंकी खो गया कहीं। चलिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी अभाज्य संख्याओं की एक जोड़ी नहीं है, ये हमसे कहा जा रहा है, मतलब प्राइम नंबर्स की जोड़ी नहीं है। अब देखो इसमें देखोगे तो दोनों संख्याएं प्राइम नंबर है, 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 71 और 73 भी प्राइम नंबर है, ये भी नहीं होगा। 131 प्राइम नंबर है लेकिन 133 नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। दोनों प्राइम नंबर की जोड़ी नहीं है, अभाज्य संख्याओं की जोड़ी नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। ये भी प्राइम नंबर से दोनों, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका तो हमने बता ही दिया है। अब देखो यहाँ तक तो आपको याद ही रहते हैं, 1 से लेकर 100 तक, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अब चेक कर लो। ये जो आपका 193 ले लो, उसमें से बड़ा वाला, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर ये किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा आपका 14 का स्क्वायर 196, और 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में आएगा ये, ठीक है ना। तो 14 से छोटी जितनी प्राइम संख्या है वो लिख लो। कितनी आज कौन कौन सी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5 7 11 और फिर 13। अब डिवाइड करके देख लो, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, नहीं। 3 से डिवाइड होगी क्या, नहीं। 5 से डिवाइड होगी, नहीं। 7 से डिवाइड होगी क्या, 7 दूनी 14 के बाद कितना बचेगा 5, 53 डिवाइड नहीं होता। 11 11 के बाद 8 बचेगा, नहीं 83 डिवाइड नहीं। 13 के बाद 13 13, 13 के बाद 6 बचेगा, 63 डिवाइड नहीं होता, नहीं हो रहा डिवाइड, तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर ये हो गया। अब इसको भी देख लो, ये जो आपका 191 है, इसको भी देख लो। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 दूनी 14 के बाद 5 51 नहीं होगा, 11 से 11 11 फिर 81 नहीं होगा, 13 से 13 13 फिर 61 नहीं होगा, तो किसी से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है ना। दोनों क्या है बाबा, प्राइम नंबर है, दोनों ही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये तो ऑप्शन सी है जो कि प्राइम नंबर्स का जोड़ा नहीं है। 131 प्राइम नंबर है बट 133 प्राइम नंबर नहीं है। 19 से कटता है 7 बार, ठीक है ना। 19 7 133 है, 19 × 7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 133 मिलेगा। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर ओनली, ओके। हमसे जोड़ी पूछिए तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से कौन से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। पिछला क्वेश्चन देख लिया था ना आपने, एक बार देख लो अच्छे से, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोती रहेंगी। ये मैं लिख दिया था और फिर मैं बीच में खड़ी हो गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। अब 13 से विभाज्य के लिए 3 अंकों की संख्या, तो उसमें ट्रिक रूल नहीं लगाते रहना है, यहाँ पे आएंगे सॉल्व करके देखेंगे इसको। 99 13 से विभाज्य नहीं होगा तो ये तो चला गया आपका। इसको देखेंगे तो 13 चौका 52 के बाद 5 बचेगा, 55 नहीं होगा। 13 7 91 के बाद 7 बचेगा यहाँ पर, और 13 5 65 13 6 78 होता है, तो ये आपकी संख्या होगी, ठीक है। 13 5 65 13 6 78 के बाद यहाँ पे 12 बचेगा और 128 नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे काट देना है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। हलवा है, हलवा हलवा। चलिए, 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 1 और 700। अब देखो 1 से लेकर के 700 के बीच के हमसे पूछे 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो आपने ऐसे ही कर लो, 700 को ही पूरा डिवाइड कर दो, किससे, 17 से।
17 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 17 चौका 68 और उसके बाद 2 17 का 17, 41 संख्या बनेंगी जो आपके विभाज्य होंगे। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक थोड़ी लगानी है। अब देखो ट्रिक भी लगानी होती तो कैसे करते हैं, ट्रिक भी लगानी होती तो कैसे करते हैं, फिर हम पहली संख्या ढूंढते हैं। पहली संख्या जो 17 से डिवाइड होगी वो क्या हो जाएगी, 17 ही हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या ए। फिर हम लास्ट वाली संख्या ढूंढते हैं। लास्ट वाली संख्या क्या होगी जो 17 से डिवाइड होगी, वो होगी 17 चौका 68 और 17 का 17 मतलब कि 697। ठीक है ना, 697 ये होगी। ठीक है, और डिफरेंस कितने का आएगा, हर संख्या में 17 का आएगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस 17 का आएगा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एन, मेरे को चाहिए एन। कितनी संख्या यही पूछा है, तो एन बराबर होता है लास्ट वाला टर्म माइनस का पहला वाला बट्टे डिफरेंस प्लस का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद कर लेंगे। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, लास्ट वाला ये है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 680 बट्टे डिफरेंस कितना है मेरे पास में 17 प्लस का 1 करेंगे तो 17 चौका 68 40 और ये कितना आ जाएगा 41। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट हमने कहा कि एक से लेकर के इसके बीच में है। अगर एक से नहीं तो बीच में कहीं से लेते तब हम यहाँ पहली संख्या लिखते, फिर लास्ट संख्या लिखते, फिर डिफरेंस लिखते, फिर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते। अब एक से ही है तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ से सीधा सीधा काट दो, जितनी संख्या होंगी वो कट जाएंगी। तो 41 संख्या होंगी जो 17 से डिवाइड हो रही होंगी, यही हमसे पूछा था, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। तो कब डायरेक्ट करना है, कब फॉर्मूला लगाना है, आपको पता होना चाहिए। संख्या 57, 69, 116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। अब देखो लास्ट में क्या है, 116 है, इवन नंबर है। ठीक है ना, तो 5 से तो विभाज्य नहीं होगी, 5 चला गया आपका। 5 का नियम है लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। अब 4 बचता है मेरे पास, 12 और 8 बचता है। 4 से देखिए 4 से तो डिवाइड है, तो किससे विभाज्य है हमसे पूछा, 4 से विभाज्य, तो 4 से। 4 का नियम होता है कि लास्ट के 2 डिजिट संख्या के 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट 16 4 से डिवाइड होता है, 4 चौक 16। अब 8 से भी चेक करोगे तो 8 के लिए 3 डिजिट संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 है 8 करोगे, यहाँ 3 बचेगा, 36 8 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 12 के लिए 4 तिया 12, 4 से डिवाइड हो रही है, 3 से संख्या डिवाइड हो रही है क्या, तो 7 5 12 और 6 9 यहाँ तक कटेगी संख्या, इसके बाद 6 कटेगा, 2 और 2 1 और 1 2 नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड नहीं है, केवल 4 से डिवाइड है। ओके, चलिए ये भी गया आपका ऑप्शन, ये भी गया आपका ऑप्शन, ओनली फर्स्ट वाला आपका आंसर होगा। यदि संख्या इतनी 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। ये कोई संख्या हमारे पास 9 3 2 4 8 x और 6, ये संख्या हमारे 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल का रूल कहता है कि कोई भी संख्या है उसका इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं और ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम किया जाए, तो सम करने के बाद अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो या तो 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल बनना चाहिए। ये इसका तरीका कहता है। तो अगर मैं ऑड वाले प्लेस देखूं तो ये आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, और इवन वाले प्लेस देखो तो ये वाले आपके आ जाएंगे। अगर मैं दोनों का ही सम करूं, दोनों का ही अगर मैं सम करती हूँ, ऊपर सम करूंगी तो 9 2 11 11 और आपका ये 8 कितना हो जाएगा आपका 19 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर करती हूँ तो ये 7 प्लस का x हो जाएगा, 7 प्लस का कितना हो जाएगा 7 प्लस का x हो जाएगा। अब मैं क्या रखूं कि ये 11 का मल्टीपल बन जाए, तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं ले लूं तो 5 रख लूं, 7 5 12 12 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा 13, नहीं होगा। फिर मैं 8 अगर ले लूं तो 7 और 8 कितना आ जाएगा मेरे पास में 15 आ जाएगा, फिर नहीं बनेगा तो 7 मेरे को लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 7 लेनी पड़ेगी और ये 14 आ जाएगा, और इसमें से मैं 14 अगर माइनस करूंगी तो मेरे पास 11 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं भी होते तो तब भी होता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं रखने हमें, जैसे कि मैंने अभी ऑप्शन रखे कराए, ठीक है ना, मैंने अभी ऑप्शन रखे करा और मैंने कहा कि मुझे ऑप्शन नहीं रखने थे और मैं बिना ऑप्शन रखे हुए ही इसको सर्च को सॉल्व करती, तो मैंने कहा कि ऑड प्लेस पे जो सम है और इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं उनका सम करे, उनका डिफरेंस करे, तो या तो 0 आए या फिर क्या आए 11 का कोई भी एक मल्टीपल आना चाहिए। ओके, तो मैंने लिया ये 25, मुझे करना है इनका डिफरेंस 7 प्लस का x,
या तो ये 0 आए या 11 का कोई भी एक मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो 0 तो नहीं रख सकते हैं, 11 का एक मल्टीपल रख लेते हैं, मतलब 11 ही रख लेते हैं, ठीक है। क्या रख लेते हैं? 11 रख लेते हैं, ओके, ये रख लेते हैं। तो यहाँ से 25 में से 7 जाएंगे, माइनस का x आएगा, x को धर लिया है, 11 भी इधर आ जाएगा, तो 11 और ये 18, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 माइनस का 18 इज इक्वल टू 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन नहीं रखना चाहते ऐसे तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मैंने आपको तरीके से सॉल्व करके बता दिया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 360 से विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी अगर लिखनी है तो 9 9 9 और 9, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या में कौन से छोटे से छोटे धनात्मक संख्या जोड़ें कि योग जो है 360 से विभाज्य हो जाए। तो आपको क्या करना है? डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, ऐसे करके आपको डिवाइड करना है इसे, किससे? 360 से, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है? पहले 3 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा तो 7 या 21 921 आ जाएगा, ठीक है, 921। फिर माइनस करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर ये वाला 9 लिख लो, ठीक है। अब ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा तो 614 आ जाएगा। अब यहाँ पे करोगे तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 175 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो अब अगर मैं इसमें से 175 माइनस करूंगा तो माइनस हो जाएगा, मेरे को जोड़नी है, ऐड करनी है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं और इसमें ऐड कर दूं तो संख्या क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़े? अब 4 अंकों की ही नहीं रखनी है, ऐसा नहीं कि 4 अंकों की ही रहनी चाहिए, जोड़े बोला है तो 5 अंकों पर जाएगी, ठीक है ना, लेकिन जोड़े ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से इसमें से इसे माइनस में करूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और इधर आपका 13 आ जाएगा, 132। 132 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो पूरी संख्या क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी 360 से। तो 132 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी संख्या है कौन सी वाली? 9 9 9 9, इसमें मैं 132 अगर ऐड कर दूं तो ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगी, किससे? 360 से। आप करके देख लेना इसको, ठीक है। चलिए, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाज्य होती है? कोई भी 6 अंकों की संख्या कोई भी 3 अंकों की संख्या से दोहराकर बनाई गई हो, ठीक है। जैसे कि ए बी सी ऐसे कोई संख्या बनी है तो ये हमेशा 1001 से डिवाइड होती है। अगर ए बी है केवल तो ये 101 से डिवाइड होती है। अगर ए बी सी डी है तो ये 10001 से डिवाइड होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, याद कर लेना, कोई बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ये वाला। कोई भी 6 अंकों की संख्या, मैंने 6 अंकों की बनाई, 3 डिजिट ये हो गए, 3 डिजिट ये हो गए, जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनती है किससे डिवाइड होती है? 1001 से डिवाइड होती है। चलिए, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः डिवाइड है? पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से 3 या 4 से डिवाइड है, मतलब या तो 3 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं पहली 100 धनात्मक संख्याएं लिखूं तो 3 से डिवाइड हूं, 4 से डिवाइड हूं, लेकिन 3 और 4 दोनों से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, मतलब 12 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो 3 से डिवाइड में अगर देखूं तो कितनी संख्या होंगी जो 3 से डिवाइड है? तो 100/3 कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, मतलब 33 संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। 4 से मैं देखूं पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो 100/4 कर देंगे तो 25 संख्याएं होंगी जो कि 4 से डिवाइड होंगी। अब 12 से मैं देखूं तो 100/12 कर देते हैं, तो 12 अट्ठे 96, 8 संख्याएं होंगी जो 12 से डिवाइड होंगी। अब 3 या 4 से ही केवल डिवाइड हूं, दोनों से डिवाइड नहीं हूं, तो 33 प्लस का 25 माइनस का 8 कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका? 8 माइनस अगर हम कर दें
इसमें से तो 25 25, यहाँ पे 25 बचेगा, 25 25 50 संख्याएं आ जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 50 संख्याएं होंगी जो 3 या 4 से डिवाइड होंगी। 33 मैंने ऐड करा, 25 मैंने 4 से 3 से डिवाइड हो रही 33 संख्या, 25 संख्या 4 से डिवाइड हो रही है और 3 और 4 दोनों से 8 संख्याएं डिवाइड हो रही है, तो उन्हें माइनस कर देना है। दोनों से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ये दोनों का नहीं बोला है, दोनों वाला आपको हटा देना है। ठीक है, तो मैंने हटा दिया उसको और अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य, ये हमसे कहा जा रहा है। 5 और 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य या नहीं है इस बार। 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य मतलब इनके एलसीएम से विभाज्य। तो मुझे लेना है 250 से लेकर के कहाँ तक 1000 तक, ठीक है ना। और किससे विभाज्य होने चाहिए, 5, 6, 7 मिल के इसके एलसीएम से। तो 56 30 मतलब कि 7 या 21, 210 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये है। तो इसमें आपको ट्रिक या रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। 210 से बड़ा है 250, तो पहली संख्या कौन सी होगी, 21 दूनी 42 ये वाली होगी, फिर 21 तिया 63 ये वाली होगी, फिर 21 चौका 84 ये वाली होगी, फिर 21 पंजे पे नहीं जा सकते, 105 1000 के बाहर निकल जाएगा। तो 3 संख्याएं होंगी ओनली जो 210 से डिवाइड होंगी, तो 3 संख्याएं होंगी और ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 3 संख्याएं होंगी जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः डिवाइड होंगी, विभाज्य होंगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 83 से पूर्णतः विभाज्य वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे को चाहिए। तो 9 9 9 और 9, ठीक है ना। अब मेरे से जोड़ना घटाना नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे इसमें और 83 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 83 से करेंगे तो 8 नेम 72, 9 बार चला जाएगा, 8 नेम नहीं ज्यादा बार चला जाएगा। 83 से पूर्णतः विभाज्य हमसे पूछा है ना, तो पहले तो एक बार ही जाएगा ना, 99 पे ले लेते हैं, एक बार चला जाएगा, ठीक है ना 99 पे। तो यहाँ पे 83 लिखेंगे, इसमें से माइनस करके 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16, 2 बार चला जाएगा, फिर ये आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर ये वाला 9 ले लेते हैं। और अब ये 83 से कटेगा नहीं, ठीक है ना, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो मेरे से केवल 4 डिजिट की पूछी है, तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है 39, इसमें से मैं माइनस कर दूं, इसमें से 9 9 9 9 में से अगर मैं 39 माइनस कर दूं तो ये पूरी संख्या 83 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 9 और 9 आ जाएगा। तो 9 9 6 2, तो गलत हो गया। अरे 9 है ना बाबा, 37 क्यों लिख दिया है मैंने, मैं भी पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा। यहाँ 39 है बाबा, 39 माइनस करना, तो ये आपका 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 9 आ जाएगा, ठीक है। 9960 ये संख्या होगी जो 83 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किससे बनाना था मुझे, 83 से डिविजिबल वाली संख्या बनानी थी मेरे को 4 अंकों में, तो फिर हमने जो रिमाइंडर बचा था इसमें से माइनस कर दिया। उनके रिमाइंडर को अगर हटा देंगे तो संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलिए, यदि ये जो संख्या है n का इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। अभी यहाँ से कल स्टार्ट करें, ये यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन आ गए और इसको हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं और यहाँ के आगे हम कल स्टार्ट करेंगे क्लास को, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। 3 क्लास हम खत्म करेंगे कि करा दूं, कहाँ तक कितने क्वेश्चन हैं देख लेती हूँ मैं एक बार। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट अभी तो चल ही रहा है यूनिट डिजिट, अच्छा रिमाइंडर वाले आ गए, ठीक है। यहाँ तक कहाँ तक है ये है हमारा 44 तक है, 44 तक, मतलब 10 क्वेश्चन और जाएंगे। चलो करा देती हूँ, ठीक है ना, करा देती हूँ, चलो 10 क्वेश्चन और सही। तो ये संख्या है n का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है।
इसका इकाई अंक n+2 है। इकाई अंक अगर हमसे पूछा है तो लास्ट वाला डिजिट ले लो आप ओनली, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं 3 इंटू का 6 इंटू का n इक्वल टू इकाई अंक, यहाँ पे जो मल्टीपल करके कोई भी संख्या आएगी उसके लास्ट में जो डिजिट है वो है n+2, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये है, तो हमने कहा ऑप्शंस रख ले ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे करते रहेंगे तो पगला जाएंगे। तो एक अगर रखेंगे तो 6 3 18 8, एक रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। जो संख्या यहाँ रखोगे वही आपको यहाँ पे रखनी है। 8 अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पे 8 और 2 10 मतलब 0 बनेगा, और यहाँ 0 नहीं बनेगा क्योंकि 8 थी ये 6 थी 18 18 8 थे 144 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो 8 नहीं रख सकते। फिर हम 3 रख सकते हैं क्या, 6 3 18 18 3 14, 3 नहीं रख सकते, यहाँ पे 3 और 2 5 आ जाएगा। 6 रख सकते हैं ओनली हम 6 रख सकते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा आपका 6 3 18 और 18 छिक्के 108, ठीक है ना ये। और इधर आपका कितना आ जाएगा, ये 6 रखा हमने तो 6 प्लस के 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। ये 8, ये वाला भी 8, और यहाँ भी कितना बनेगा हमारा 8। तो ये इसका इकाई अंक n+2 है, मतलब यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो n का मान क्या होगा हमारे पास में 6 होगा। समझ रहे हो, आपको ऑप्शन रख के देखना ही पड़ेगा, वैसे पगला जाएंगे आप करते करते। चलिए, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये गुणनफल है, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 94 95 आएगा, और 5 अगर बन गया और 2 के साथ मल्टीपल हो गया तो 0, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो 2 0 नहीं बनाना है, एक ही 0 बनाना है। बाकी 0 तो कई सारे बन जाएंगे इसमें, कई सारे नहीं, जितने 5 का 2 का जितनी बार मल्टीपल बनेगा उतना ही, तो 5 एक बार आएगा तो एक ही 0 बनेगा। इकाई अंक क्या होगा 0। जितने बार 5 और 2 का मल्टीपल बनता है उतने ही हमारे पास 0 बनते हैं। तो 5 2 तो कई बार आएगा, यहाँ पे 92 में आएगा, 94 में आएगा, 96 में आएगा, 98 में भी आएगा, लेकिन 5 केवल 95 में आएगा, एक बार आएगा तो केवल एक ही 0 बनेगा। ओके, चलिए, इकाई अंक हमसे पूछा था तो 0 आएगा आपका। गुणनफल इतने में इकाई का अंक क्या होगा, केवल इकाई का अंक हमसे पूछा है तो लास्ट वाली डिजिट लेनी है ओनली आपने, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे 9 8 72, यहाँ पे 2 लेना है, 2 का मल्टीपल करना है, 6 दूनी 12, फिर ये वाला 2 लेना है, इसका मल्टीपल करना है, 2 दूनी 4, तो 4 बनेगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 4, इकाई का अंक हमसे पूछा है तो 4, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखो बेसिक से मैंने बिल्कुल बेसिक से सिलेबस में करा रखा है, तो एक बार आपको सिलेबस रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए सिलेबस है जो मैंने एनटीपीसी के लिए करा रखा है, तो एक बार आप देख लेना उसको ठीक से। चलिए, 5 की पावर 124 इंटू 124 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। इसका इकाई अंक देखने के लिए हमें क्या करना है, अब देखो 5 की पावर कोई भी लगा दो, चाहे आप ऑड लगा दो चाहे आप इवन लगा दो, 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहता है, कोई भी पावर हो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तो इसका यूनिट डिजिट तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है जी। इंटू का, अब 124 की पावर 5 है तो इसमें आपको 4 से पावर को डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है ना। रिमाइंडर 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लेना है, केवल रिमाइंडर बचेगा 1, और तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, और 20 में यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा, ठीक है, क्या होगा 0, तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 में केवल यूनिट डिजिट मेरे से पूछा है तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। समझ ला। चलिए, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 ऐड होता जा रहा है, इकाई अंक हमसे पूछा है। तो देखो सभी की पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1, और ऐसे ऐसे ही 20 की पावर 1, मतलब ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 20 तक का सम है, 1 से लेके 20 तक का सम है ये। ओके, तो ये सम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या, n ब्रैकेट में n, सही से बना दो भाई, लिख जाओ बेटा, n ब्रैकेट में n प्लस का 1 अपॉन का 2, ये सम होता है इसका। तो n क्या है हमारे पास 20, तो 20 इंटू का 21/2, तो ये कितना आ जाएगा 210। 210 में यूनिट डिजिट हमसे पूछा है, यूनिट डिजिट 0, ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक हमसे पूछा है तो 0, इसमें सम नहीं पूछा था हमसे पूछा था इकाई अंक।
तो इकाई अंक क्या होगा? 0। ये आपका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है थोड़ी बहुत तो आपको तरीका बता ही रखा है कि अपने गाल पे जोर से 2 दिन थप्पड़ अपने आप से ही लगा लेने का। अगर अपने आप से लगाने में दिक्कत हो तो पापा के पास चले जाना, पापा को बोलना पापा 2 थप्पड़ अच्छे वाले लगा दो, पापा को भी खुशी हो जाएगी थोड़ा और आपका भी काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। प्रथम 111 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 111 तक हमें जाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट में n माइनस के 1 अपॉन का 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, n कितना हमारे पास? 111, तो 111 लिखेंगे हम, इंटू का -1 करेंगे तो 110/2। ठीक है, अब 2 से काटोगे 5, 5 का मल्टीपल किसी से भी करो, 5 मतलब और नंबर से करोगे 5 ही आएगा लास्ट में। तो जो भी मल्टीपल अगर आप करेंगे यहाँ पे, कोई भी संख्या आएगी यहाँ पे, तो लास्ट में क्या आएगा उसके? 5। तो 5 इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट। सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, 5 आपका आंसर होगा। अरे बाबा ऐसे करो, 2 से इसको काटो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब 5 आ गया, 5 का मल्टीपल से साथ करोगे 5 का 5, तो लास्ट में 5 ही आएगा। कुछ भी आएगा मल्टीपल करके उसको लास्ट में 5 आएगा इधर। ठीक है, चलिए। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या है? एक संख्या n है, 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो इकाई अंक क्या होगा? या तो 3 ही होगा या फिर 5 और 3 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया। देखो मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊंगी, ऐसे हवा हवा में थोड़े बोल के निकल जाऊंगे, प्रूव करके बताऊंगी। ठीक है, मैंने कहा कि 5 से विभाजित करने पर किसको? n को। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो हमारे पास 3 बचता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। मैंने शेषफल को यहाँ लिख दिया। ठीक है, रिमाइंडर शेषफल यहीं पे लिखा जाता है। आपको पता होगा, आपने 5th क्लास 6th क्लास में, अब तो इसको 2nd या 3rd क्लास में सिखा देते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट में भी सिखा देते होंगे शायद, हमारे ज़माने पे तो 3rd में या 4th में आते थे तब सिखाते थे ऐसे। इतनी जल्दी नहीं सिखाते थे, मतलब 1st 2nd तक तो वही चल रहा होता था, ABCD IU ऐसे चल रहा होता। अब ऐसा नहीं है। मैंने 5th क्लास तक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, तो सरकारी स्कूलों में ऐसा ही होता है कि जल्दी से आपको वहाँ उस लेवल तक नहीं ले जाया जाता है। मतलब 2nd क्लास तक आप पढ़ना सीख रहे होते हैं। पहले तो कच्ची एक होता था, फिर पक्की एक होता था, फिर आपका 2nd क्लास में आते थे, ऐसा होता था पहले। अब तो UKG LKG पता नहीं क्या 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 चीजें आ गई हैं, पहले हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, तो ऐसे करते थे सॉल्व। तो मान लो कि ये n कोई संख्या है, 5 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो n का इकाई अंक क्या होगा? तो मान लो कि पहले ये हमने काटा होगा तो एक बार गई होगी संख्या, मान लेते हैं। तो यहाँ से एक बार अगर गई है तो n बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 5 इंटू का 1 प्लस का 3। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा हमारे पास में। अब मैंने कहा कि ये संख्या केवल ऐसे भी हो सकती है कि केवल 3 हो और 5 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है ना, एक तरीका तो मैंने बता दिया, और मैंने कहा कि ये वाला एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। मैंने कहा कि ऐसे भी तो हो सकती है 3/5, तो मैंने कहा 3 को 5 से डिवाइड किया हो तो ये केवल रिमाइंडर मेरे पास, ये यहाँ पे रिमाइंडर होता है हमेशा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो संख्या का यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा ना यूनिट डिजिट। ये संख्या 3 भी तो हो सकती है अपने आप में केवल, तो 3 और 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड करके 3 नहीं आया है मेरे पास, यूनिट डिजिट में बता रही हूँ कि यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, नहीं तो आप लोगों की अंतरात्मा पता नहीं क्या क्या समझ लेगी। इसको हटा देती हूँ, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब सही वाला एरो बना दिया मैंने, अब आपको समझ में आती रहेगी। चलिए नेक्स्ट, यदि x बराबर इतना इतना है तो x का इकाई अंक क्या होगा? अब देखो इकाई अंक मुझे चाहिए इसमें, x का इकाई अंक। तो x का इकाई अंक क्या आ जाएगा? यहाँ से मैं 4 की पावर लूंगी, यहाँ से 3 की पावर लूंगी और यहाँ से 7 की पावर लूंगी, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 आ जाएगी यहाँ पे, 4 की पावर 1। ठीक है ना, और यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करूंगी तो 4 8 32, फिर 1 बचेगा, और
4 चौक 16, फिर 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 यहाँ से आ जाएगी, प्लस का 3 की पावर 1, माइनस का 4 से काटेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ चीज सीखने वाली है आपके लिए, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना आएगा 7 मतलब कि आपके पास यूनिट डिजिट केवल लोगे तो माइनस के 9 है, मतलब आपके पास है 7 माइनस के 9, यूनिट डिजिट किस में आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपने 7 को कैरी के साथ में लिखना है, मतलब कि 7 को 10 और ऐड करके 17 बना लेना है। अब इसे माइनस करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है ना, 8 आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यूनिट डिजिट हमसे पूछा है तो वो क्या होगा, 8 आ जाएगा। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं बचता है, ऐसे ही यूनिट डिजिट को भी कभी भी हम माइनस में नहीं लिखते, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि अगर ये संख्या आपको माइनस में मिल रही है, किसमें मिल रही है, माइनस में, हमसे केवल यूनिट डिजिट पूछा था, तो यहाँ पे 49 को ही माइनस नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट लेना है मेरे को 9, ओके। अब मेरे पास आया 7 माइनस का 9, अब 7 में से 9 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें कि 2 आ गया माइनस का, तो उसमें 10 फिर ऐड कर दो, ठीक है ना, कितना ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, फिर आपके पास 8 आ जाएगा। या अब अगर आप यहाँ पे 17 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 10 में फिर उसे ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि माइनस में नहीं करते, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, 1-2 क्वेश्चन और है इसका, इसे खत्म करा के फिर रिमाइंडर से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। दिए गए गुणनखंड 3451 की पावर 51 है और इसकी पावर 43 में इकाई का अंक क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। इकाई का अंक पूछा है हमसे, तो देखो 1 की पावर आप कुछ भी लगा लो, 1 ही रहता है, यहाँ भी 1 की पावर है तो कुछ भी लगा लो, 1 ही रहता है, तो 1 की ही पावर, तो 1 × 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन होते हैं कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ दिमाग से सोचना होता है, आंसर टिक करना होता है और आगे बढ़ जाना होता है। 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक हमसे पूछा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3 का स्क्वायर बनेगा, और 3 का स्क्वायर है तो अंतिम अंक क्या होगा आपका 9 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे हमारा शेषफल वाला चीजें शुरू हो जाएंगी, और यहाँ से आगे कल क्लास करेंगे, ठीक है। 44 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं और 3 क्लास में इसे खत्म करेंगे। 115 क्वेश्चन है, एक दिन में कराना पॉसिबल नहीं है, और भी काम करने होते हैं मेरे को। तो आज या कल बैच लॉन्च होगा मैथ का, सभी एग्जाम्स के लिए उसमें कराएंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ रेलवे के लिए हो, एसएससी के लिए हो, बैंक के लिए हो, तो उसकी डिटेल में आपको आज या कल बता दूंगी, फिर नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे परसेंटेज मैंने करा दिया है, तो परसेंटेज से शुरू नहीं करेंगे, परसेंटेज के बाद आगे प्रॉफिट लॉसेस स्टार्ट करेंगे उसको, और परसेंटेज वाली जो वीडियो है वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी बैच में, ओके। तो चलिए, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। आज की क्लास में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, और डाउट भी अपना पूछ सकते हैं, वहाँ पर डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। तो डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो, और तो मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा हेल्दी रहो, थोड़ा अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना, ठीक है। चलिए, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहना।